हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी 12th चैप्टर एटम का लेक्चर नंबर 9। हमने अपनी पिछली क्लासों में जाना कि कैसे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया था, चूंकि सन 1865 में सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आया और उन्होंने बताया कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वह निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। वह ऊर्जा तब तक उत्सर्जित करेगा जब तक कि उसकी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में ना बदल जाए। ठीक है, ही कॉन्सेप्ट परमाणु में भी अप्लाई हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और वो नाभिक की चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसकी गति त्वरित गति होगी और एक समय ऐसा आएगा कि परमाणु में नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते करते उसके नाभिक में गिर जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी फेलियर थी। रदरफोर्ड के मॉडल की फेलियर को दूर करने के लिए आए सर नील्स बोर। इन्होंने सन 1913 में बोर का मॉडल दिया, जिसे हम अपनी आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बोर के मॉडल को कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे और यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे बोर का मॉडल पूछा जाता है तो आपको भी उसे पॉइंट में ही लिखना है, जैसा कि हमने रदरफोर्ड का या फिर थॉमसन का मॉडल थ्योरी में पढ़ा था। ठीक इसके उलट हम बोर के मॉडल को पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में ना घूमकर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूम सकता है। इन कक्षाओं को विकिरण रहित कक्षाएं या फिर स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। तो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड की यही तो सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने बता दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो सर 1865 में आ गए थे सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने बता दिया कि देखिए भाई, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो वो निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी से सबक लेते हुए किसी कक्षा में ना घूमकर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूम सकता है। इन कक्षाओं को उन्होंने विकिरण कक्षाएं या फिर स्थायी कक्षाएं कहा है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड ने इन कक्षाओं को विशिष्ट नाम दिए हैं, जिन्हें हम के, एल, एम, एन आदि से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम बोर के मॉडल को समझने के लिए दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/4π का पूर्ण गुणक होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वह नाभिक के चारों ओर v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा L बराबर nh/4π, जहां पर L होगा कोणीय संवेग, n होगा मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि चूंकि क्वांटम संख्याएं क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा समराइज कर देता हूं। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछे कि आखिर क्वांटम संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर h है प्लांक नियतांक। जी हाँ, यहाँ पर h है प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक 12th के स्टूडेंट को h का मान तो जरूर याद होना चाहिए कि प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जी हाँ, अभी क्लास की थोड़ी देर बाद जब हमारा लाइव क्विज होगा तो उसमें भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर प्लांक कांस्टेंट का मान क्या होता है। तो आपको जो सही आंसर टिक करना है, सही ऑप्शन का चूज करना है, वो होगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से सेकंड पॉइंट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में सर नील्स बोर ने हमें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में ना घूमकर केवल विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमता है। तो अगले पॉइंट में सर नील्स बोर ने हमें समझाने की कोशिश की है कि वे विशिष्ट कक्षाएं कौन है। तो उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/4π होता है, या फिर जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/4π का पूर्ण गुणक होता है। तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा वह नाभिक के चारों ओर v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग L बराबर nh/4π, जहाँ L होगा कोणीय संवेग, n होगी मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं। और यहाँ पर
h का मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पर h कहलाएगा हमारा प्लांक नियतांक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लास 11 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ। उसका नाम है नाभिकीय आवेश। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नाभिक के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अन्य इलेक्ट्रॉनों की तुलना में काफी कम गति से घूम रहा है, और जो नाभिक से सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन है वो अधिक गति से घूम रहा है। इसे ही हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन कम गति से इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो नाभिक के अत्यंत पास है और नाभिक की उस इलेक्ट्रॉन पर काफी ज्यादा पकड़ है, और जो सबसे बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो तेज गति से इसलिए घूम रहा है क्योंकि वह नाभिक से काफी दूर है और नाभिक की उस पर पकड़ मजबूत नहीं है। यदि हम बीच वाली कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को देखें तो उसका वेग ना तो कम है और ना ही ज्यादा है, मतलब वो मध्यम वेग से गति कर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो नाभिक है उस नाभिक की बीच वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर पकड़ ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि क्या नाभिकीय प्रभाव कहलाता है। यदि आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो चलिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल के तीसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो दोनों का अंतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो दोनों का अंतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में अवशोषित होता है। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जाना कि कैसे नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है और नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा होती है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो चलिए हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर नील्स बोर का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसे आसानी से समझा जा सकता है कि जैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि सर आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को बदल रहा है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को बदलता है तो इस स्थिति को या फिर इस परिघटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का अंतः संक्रमण, या फिर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी परमाणु को हीट देते हैं या फिर कैसे भी करके वो हीट या फिर किसी भी प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों में काफी ज्यादा हलचल होती है, और केमिस्ट्री वाले तो इसे आसानी से समझते हैं कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पॉइंट को मुझे ज्यादा समझाने में कोशिश नहीं करनी है कि क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाएं बदल रहा है। हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और इसके विपरीत जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल का चौथा पॉइंट है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन Nv कक्षा से Pv कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति को हम न्यू से भी दर्शाते हैं। तो आवृत्ति को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, En-Ep बराबर h न्यू। इसे हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा E बराबर h न्यू। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे डेल्टा E बराबर h न्यू आया। जहां Nv कक्षा से Pv कक्षा में ऊर्जाएं क्रमशः En/Ep है। जी हाँ, यहाँ पर हमने इसको परिभाषित कर दिया कि आखिर En/Ep क्या है। तो En है Nv कक्षा में और Ep है Pv कक्षा में ऊर्जा। मान लीजिए किसी एक परमाणु का नाभिक है, ये हो गई उसकी Pv कक्षा और ये हो गई इसकी Nv कक्षा। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन Nv कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते लगाते वो Pv कक्षा में आ गया। अभी हमने अपने पिछले ही पॉइंट पर जाना कि यदि कोई कण उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो ठीक जैसे ही ये कण या फिर इलेक्ट्रॉन Nv कक्षा से Pv कक्षा में आएगा तो ठीक वैसे ही वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और यहाँ पर Pv कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बस यही चौथा पॉइंट है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन Nv कक्षा से Pv कक्षा में आता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आ रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, जहां पर आवृत्ति है En-Ep बराबर h न्यू। यहाँ पर En-Ep को हम लिख सकते हैं डेल्टा E और h न्यू पहले से ही है तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा E बराबर h न्यू।
जहां NB कक्षा से PB कक्षा में ऊर्जाएं क्रमशः EN व EP हैं, जहां हमने EN और EP को डिफाइन कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप चौथे पॉइंट को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्यों मैंने यहाँ पर EN माइनस EP लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो नाभिक से दूर वाली ऊर्जा स्तर या फिर स्थायी कक्षाएं होती हैं उनकी ऊर्जा अधिकतम होती है, और जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं या फिर ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। इस कारण से यहाँ पर EN माइनस EP लिखा हुआ है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पर H प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। फ्रेंड्स, बोर के मॉडल का पांचवा पॉइंट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पॉइंट आपको काफी डीप तरीके से समझाना होगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली क्लासों में से आपके लिए काफी डीप तरीके से समझाया हुआ है कि यदि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और यदि उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, ठीक वही आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन के लिए वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Fc बराबर Fe, मतलब विकेंद्रीय बल जो बराबर होगा वो होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम Fc का मान रख सकते हैं mv²/r। मैंने आपके लिए बताया था कि यदि कोई भी कण जो वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है, वो होता है mv²/r। और यहाँ पर हमने नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को लिखा है, वो है 1/4πε0 ZE इंटू E/r²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर Z का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप Z का मान बदलते जाएंगे तो वैसे ही आपके लिए अलग अलग परमाणु के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए Z का मान हमने यहाँ पर 47 रख दिया, तो हम उसके लिए चांदी के परमाणु के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रकार से ये एक व्यापक सूत्र हो गया कि कैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम बोर के परमाणु मॉडल को एक स्लाइड पर क्विक समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने किन पॉइंट्स को जाना है और अभी तक हम बोर के परमाणु मॉडल को कितना कुछ समझ चुके हैं। तो पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में न घूमकर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूम सकता है। इन कक्षाओं को विकिरण रहित कक्षाएं या फिर स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। बोर ने इन कक्षाओं को विशिष्ट नाम KLMN आदि भी दिए। तो फ्रेंड्स, सर नील्स बोर ने जो अपना मॉडल दिया उसका पहला पॉइंट था, उसका मेन मोटिव ये था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी भी दूर हो जाए और सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी अप्लाई हो जाए। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो केवल विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि वो नाभिक की चारों ओर किसी भी कक्षा में घूम रहा हो। उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमता है, जिस कारण से जिन कक्षाओं में वो घूमता है उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक ऐसे ही पॉइंट के साथ उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को भी दूर कर दिया और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को भी गलत साबित नहीं होने दिया। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/4π का पूर्ण गुणक होता है। देखिए, अब इसे यहाँ पर L बराबर NH/4π भी लिख सकते हैं, जहाँ पर n होगी मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ पर h का मान होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पर h होगा प्लांक कांस्टेंट या फिर प्लांक नियतांक, L होगा कोणीय संवेग। तो फ्रेंड्स, सर नील्स बोर ने हमें पहले पॉइंट में बता दिया था कि किसी नाभिक के चारों ओर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में नहीं केवल किसी एक विशिष्ट कक्षा में ही घूमता है। और उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये भी बता दिया कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा। तो उन्होंने दूसरे पॉइंट में बताया कि वो इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में ही घूमेगा जिस कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान h/4π का पूर्ण गुणक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इन दो पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो दोनों का अंतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत, जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो दोनों का अंतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में अवशोषित होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हैं कि
आखिर हमने जाना कि कैसे किसी परमाणु में नाभिक की पास वाली कक्षा होती है जो उसकी ऊर्जा कम होती है और किसी परमाणु में नाभिक से जो दूर वाली कक्षा होती है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो हमने जाना कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और यदि इसके विपरीत कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम अब अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है यदि कोई इलेक्ट्रॉन एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति के समीकरण को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, En माइनस Ep बराबर h न्यू, या फिर इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर h न्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर h का मान होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगी और डेल्टा E एनवी कक्षा और पीवी कक्षाओं के बीच क्रमशः ऊर्जा का अंतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट कहता है कि यदि किन्हीं दो कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतर संक्रमण होता है, तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होगी डेल्टा E बराबर h न्यू। फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट है जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया है कि जहां कहीं भी अभिकेंद्रीय बल अप्लाई होता है तो उस बल को अप्लाई होने के लिए किसी एक दूसरे फोर्स की जरूरत होती है। तो वहां पर यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन इसी वृत्ताकार मार्ग पर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। चाहे तो आप इसका समीकरण भी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पांचों पॉइंट्स को एक स्क्रीन पर समराइज कर दिया है। आपका कर्तव्य होता है कि यदि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का परमाणु मॉडल समझाने के लिए आता है तो आपको किस तरीके से समझाना है। कहते हैं ना कि लिखने की कला तो गॉड गिफ्टेड होती है, तो आप अपने तरीके से जितना कुछ भी आपके लिए अभी तक समझ में आया है ठीक उतना ही आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइए। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से 4 अंक का एक क्वेश्चन आना है, 2 अंक के ऑब्जेक्ट आने हैं। तो ये जो कि हमारी 8वीं यूनिट है, तो 8वीं यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, एक है परमाणु और एक है न्यूक्लियर, मतलब एटम और न्यूक्लियर है। तो आपके लिए परमाणु से भी 4 अंक का आना है और एक 2 अंक का 2 ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। तो फ्रेंड्स, परमाणु से भी आने हैं और एटम से भी आने हैं, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो आपको अपने तरीके से देख लेना है कि बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों के लिए आपको कितना लिखना है। मैंने आपके लिए काफी डीप तरीके से समझा दिया है, लेकिन अब आपका कर्तव्य बनता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना है। आप चाहें तो आपको 5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल कोई 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए ध्यान रहे कि 5 पॉइंट जो भी आप 5 या फिर 4 पॉइंट्स बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कहीं भी लिखते वक्त कोई गलती नहीं करनी है। यदि आपको अभी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो जैसे हमारी वीडियो खत्म होती है, क्विज खत्म होता है, तो उसके बाद आप एक बार और वीडियो को फिर से देख लें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आप छोड़कर नहीं जा सकते। यदि आप बोर्ड के लिए मुझसे पूछेंगे कि सर हम बोर्ड के लिए 12th चैप्टर की एटम से क्या पढ़कर जाएं, तो मैं आपके लिए कहूंगा कि यदि आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है तो आप बोर्ड का मॉडल जरूर पढ़कर जाइए सर, क्योंकि बोर्ड का मॉडल काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे नीट एंड क्लीन तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बोर के परमाणु मॉडल को कंप्लीट फिनिश करने जा रहे हैं। तो इसी के सिलसिले में अब हम परमाणु के मॉडल की कमियां समझेंगे कि आखिर क्या वो कारण थे जिस कारण से बोर का परमाणु मॉडल फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है, इस मॉडल से केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा समय से स्पेक्ट्रम हमारे लिए परेशान कर रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि परसों की ही क्लास में मैं आपके लिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रम का एक फुल फ्लैश लेक्चर लेकर आने वाला हूं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल जरूरी नहीं है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु हो, हमारे पास एकल इलेक्ट्रॉन वाला आयन भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल परमाणु ही हो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा आयन भी हो सकता है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो पहला पॉइंट कहता है कि इस मॉडल से केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या फिर आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो या फिर हर एक आयन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा, सबसे बड़ी जो कमी रही बोर के मॉडल की, वो ये रही कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन परमाणु या फिर आयंस की स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर सका। इसके अलावा वो और सारे इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दूसरे सबसे बड़ी असफलता बोर के मॉडल की क्या रही। तो दूसरा पॉइंट है, इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपने आगे आने वाले क्लास में समझेंगे कि आखिर स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ तक केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या
नहीं की जा सकती है। हमारा तीसरा पॉइंट है, इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको दूसरे और तीसरे पॉइंट तो आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट है कि इससे मतलब बोर के परमाणु मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, कि मतलब कहाँ से स्पेक्ट्रमी रेखाएं आई, तो उसकी उत्पत्ति की व्याख्या बोर के मॉडल से नहीं की जा सकी। और दो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये रहा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या भी बोर के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी रही, कि आखिर कैसे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता होती है या फिर कैसे स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अस्तित्व आया, तो इन सब की जानकारी बोर का मॉडल हमारे लिए नहीं दे सका, तो ये सब इनके ड्रॉबैक्स हो गए। तो चौथा और लास्ट पॉइंट है कि इस मॉडल से प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान से मेल नहीं खाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपने आगे आने वाली क्लास में समझेंगे कि आखिर क्या रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। यदि आपको रिडबर्ग नियतांक का मान मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा पॉइंट जो कहता है कि बोर के परमाणु मॉडल से जो रिडबर्ग नियतांक का हमारे लिए मान प्राप्त हुआ, तो वो जब हमने प्रयोग में प्राप्त किया कि आखिर रिडबर्ग नियतांक का मान वास्तव में क्या होता है, तो जो हमारे लिए बोर के मॉडल से रिडबर्ग नियतांक का मान प्राप्त हुआ और जो हमने प्रयोगों से प्राप्त किया रिडबर्ग नियतांक का मान, वो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो वास्तव में देखिए सही क्या होगा, सही तो वही होगा जो हमने प्रयोगों से निकाला है। तो यहाँ पर जो चौथी सबसे बड़ी सफलता रही वो ये थी कि बोर का परमाणु मॉडल रिडबर्ग नियतांक के वास्तविक मान की व्याख्या नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर क्या वो कमियां रहीं जिस कारण से बोर का परमाणु मॉडल फेल हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान न करे यदि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को समझाइए, तो आप मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक काबिल हो चुके हैं कि कैसे आपको 4 लाइनों में या फिर 4 पॉइंट्स में आपको अपना पूरा क्वेश्चन फिनिश कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। बोर के परमाणु मॉडल से केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले या फिर एकल आयन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकी। दूसरा पॉइंट रहा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या इस मॉडल से नहीं की जा सकती। तीसरा पॉइंट जो रहा वो महत्वपूर्ण है कि इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपनी आगे आने वाली क्लास में स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रमी रेखाओं आदि के बारे में काफी डीपली तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको उस वक्त तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था कि इस मॉडल से प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान से मेल नहीं खाता है, क्योंकि प्रायोगिक मान हमेशा सही ही होता है, तो जिस कारण से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप पॉइंट को आसानी से समझ गए होंगे कि यदि बोर्ड एग्जाम में आपको समझाने आता है कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को लिखिए, तो आप इन चारों पॉइंट्स को आसानी से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं इन पंक्तियों के साथ आज की अपनी क्लास को खत्म करना चाहता हूँ, जो कि है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।